इंटरनल एनर्जी हम डिस्कस कर रहे थे। इंटरनल एनर्जी ये होती है कि किसी भी सिस्टम के अंदर मौजूद जितनी भी टाइप्स की एनर्जीज हैं ना, उन सब का सम आपकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। अब इंटरनल एनर्जी की जो प्रॉपर्टीज है वो बड़ी मजेदार किस्म की हैं और उसके ऊपर हमारे एमसीक्यू भी बनते रहते हैं। एक तो ये है कि थोड़ा सा जरा, ये तो खैर से उसमें लिखा हुआ आप देख सकते हो, इंटरनल एनर्जी आपके पास दो किस्म की एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम है। लेकिन जी टोटल जो आपकी इंटरनल एनर्जी है, लेट्स वो ये आपकी एक मिनट, इंटरनल एनर्जी हम ले लेते हैं यहाँ पर यू, ये आपके पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम। अब मसला ये, काइनेटिक एनर्जी की तीन टाइप्स होती है। नंबर वन होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, नंबर टू पे आती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, नंबर थ्री पे आती है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल की भी हमारी इसी तरह तीन टाइप्स बनती हैं। एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल आ गई। दूसरी टाइप आपके पास आ जाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरी टाइप आ जाती है केमिकल। अब ये जो जितनी भी आपकी एनर्जीज होती हैं, इन सब का सम करेंगे तो हमारी इंटरनल एनर्जी बनेगी। अब इंटरनल एनर्जी की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? नंबर वन है कि जी इंटरनल एनर्जी जो आपकी होती है ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब आप अगर आप कहो कि मैं किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो हम ये कहेंगे कि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, या टेम्परेचर बढ़ने का मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर को, इसी से हम एक एमसीक्यू निकालते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को कर देते हैं कांस्टेंट, इसका मतलब ये निकलेगा कि आपकी इंटरनल एनर्जी भी क्या हो गई, कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है ये वाला। अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसका एमसीक्यू ये बनता है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो यहाँ जीरो हो जाएगा। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिर्फ यही जीरो नहीं होता, बल्कि अगर आपके पास कोई ये पीवी डायग्राम में साइक्लिक प्रोसेस है, अब चाहे सर्कल की शक्ल में है, चाहे वो ट्रायंगल की शक्ल में है, रेक्टेंगल की शक्ल में है, स्क्वायर की शक्ल में, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक यानी रिवर्सिबल प्रोसेस जो अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस आता है, घूम घाम के कहीं ना कहीं से होता हुआ वापस आ गया। तो उसके लिए भी, इन तमाम प्रोसेसेस के लिए भी, ये जितने भी यहाँ बने बनाए हैं, इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। एक चीज ये हो गई। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दो जगह हमें जीरो नजर आ गया। ये दोनों आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, इकट्ठा होकर भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है। अगर हमसे कहा जाए जी इंटरनल एनर्जी का चेंज कहाँ कहाँ जीरो हो सकता है, तो सिर्फ साइक्लिक प्रोसेस नहीं होगा, आइसोथर्मल में भी ये चेंज जीरो होता है। ये आप बात याद रखेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो इंटरनल एनर्जी है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। अगर ये पीवी डायग्राम है, आपके पास एक प्रोसेस है, वो दो डिफरेंट पाथ पे जा रहा है, ये आप कहते हो डेल्टा U1 है, इसको कहते हो डेल्टा U2 है, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। अब इंटरनल एनर्जी गौर से सुनो, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही, एक प्रॉपर्टी हो गई। ऊपर हमने पढ़ी क्लोज पाथ पे जीरो होती है, तो गौर से सोचो ये दोनों प्रॉपर्टीज किसकी हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क डन की या पोटेंशियल एनर्जी की। तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो इंटरनल एनर्जी है ये एनालॉजी है आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, उससे मिलती जुलता करैक्टर है ये, वो चीज नहीं है। एनालॉजी का मतलब कभी ना समझना कि ये उसके इक्वल है ना, बिल्कुल नहीं, इक्वल नहीं है, हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग है, वही काम कर रही है, वही प्रॉपर्टियां शो कर रही है जो कि पोटेंशियल एनर्जी शो करती है ग्रेविटेशनल फील्ड में। ठीक है, यानी जब हम बात करते हैं किसी पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी की, तो वो असल में किसी दूसरे पॉइंट के साथ फर्क होता है। तो असल चीज जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। एब्सोल्यूट वैल्यू हमें इस तरह से इसकी एज सच पता नहीं लग सकती। ये तो इसकी एक हो गया, इसका एक वर्जन हो गया, प्रॉपर्टी हो गई। एक और चीज है इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट, कि इंटरनल एनर्जी चूंकि पाथ पे डिपेंड नहीं करती, फाइनल और इनिशियल वैल्यूज पे डिपेंड करती है, इसलिए इसको हम स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन का नाम भी देते हैं। स्टेट फंक्शन हमारे पास कौन कौन से होते हैं जी? प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है और इंटरनल एनर्जी होता है। स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो क्वांटिटीज होती हैं जो किसी सिस्टम की स्टेट के मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो ये तो सारे एमसीक्यूज हो गए हमारे
इंटरनल एनर्जी से मुतल्लिका। अब हमारे पास इसके बाद जो चीज आती है वो आता है जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किन्हें कहते हैं, बेसिकली ये भी पता होना चाहिए। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उन तमाम लॉज या रूल्स एंड रेगुलेशन को कहते हैं जो थर्मोडायनामिक जो आपका प्रोसेस है उसको ओबे करते हैं। थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या है, वर्क डन का एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होना या हीट का वर्क डन में कन्वर्ट होना। तो जब कभी भी वर्क डन हीट में कन्वर्ट होगा या हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो रही होगी तो जो लॉ इसको गवर्न करेगा वो आपका थर्मोडायनामिक लॉ कहलाएगा। अब आपके पास थर्मोडायनामिक्स के 3 लॉज हैं, आपके सिलेबस में 2 ही होते हैं लेकिन मैं आपको तीसरा भी पढ़ा दूंगा ताकि आपको जरा उसकी हाव नो होनी चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, एक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है और एक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है हमारे पास। पहले बात हम करेंगे जो हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा सिलेबस है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर ही है, ठीक है। पहले हम उसको देखेंगे और उसके बाद हम थोड़ा बहुत सेकंड और थर्ड लॉ को देख लेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ जो असल में आपका मैनिफेस्टेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इन केस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मोडायनामिक्स में जब आपके पास एक सिस्टम है, लेट्स सपोज ये आपके पास एक सिस्टम है, इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है मूवेबल, हम सपोज कर लेते हैं। आइसोलेटेड है जी इसकी ये दोनों जो साइड्स हैं और पिस्टन भी आइसोलेटेड है जी। फेस अभी आइसोलेटेड नहीं रखी हमने फिलहाल, ये कंडक्टिंग है, यहाँ से हीट एनर्जी जा सकती है जी। क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपने सिस्टम में एंटर कर दी, ठीक है। अब ये क्यू क्या करेगी, ये अंदर जाएगी, अंदर की इंटरनल एनर्जी को बढ़ावा देगी, बढ़ाएगी। गैस क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी और इस सिस्टम के ऊपर पिस्टन के ऊपर वर्क डन करेगी। तो ये जो क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है 2 काम करेगी, एक तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी और वर्क डन कर देगी। यही स्टेटमेंट बन गई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है क्या है, आपने एनर्जी दी, आगे वो 2 फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और टोटल अमाउंट क्या रही, इक्वल या कांस्टेंट, इसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट भी यही है। और यही आपकी स्टेटमेंट बन गई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, और यही बन गई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेम थिंग आ गई। इसलिए इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस करता है। तो ये जो बातें हैं ना, ये एमसीक्यूज की बातें हैं, यानी ये फिक्रे एमसीक्यू में आते होते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए आपके पास एमसीक्यू जो आ सकते हैं उसमें, या न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू आ सकते हैं, उसमें जो आपको चीजें याद होनी चाहिए, इनके साइन कन्वेंशन के क्यू एनर्जी है, कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे। अगर सिस्टम के अंदर एंटर हो रही जैसे इस केस में है तो आप पॉजिटिव साइन लोगे, ठीक है। क्यू का साइन पॉजिटिव होगा, क्यू अगर आप कहते हो पॉजिटिव है तो इसका मतलब निकलता है इनटू सिस्टम, आपकी एनर्जी सिस्टम के अंदर एंटर हो रही है। अगर क्यू का साइन आप नेगेटिव रख रहे हो इसका मतलब है एनर्जी लीव कर रही है, आउट ऑफ सिस्टम हो रही है, आ रही है। इसी तरह आप आ जाओ इंटरनल एनर्जी यू के ऊपर, यू का साइन अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब है इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, इंक्रीज है ये इंटरनल एनर्जी। और इंक्रीज सिर्फ यही नहीं हो रहा, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। अगर इसका साइन नेगेटिव है इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और सिर्फ इंटरनल एनर्जी नहीं टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। इसी तरह आप जाओ डब्ल्यू के ऊपर, डब्ल्यू का यानी वर्क डन अगर पॉजिटिव करते हो तो ये होता है बाय सिस्टम ऑन एनवायरनमेंट कहते हैं इसको वर्क डन को, और अगर डब्ल्यू नेगेटिव है तो इसे कहते हैं ऑन सिस्टम। तो सिस्टम अगर वर्क डन करता है एनवायरनमेंट के ऊपर, एनवायरनमेंट आपका इर्द गिर्द का माहौल, यानी ये जो मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है ना, सिलेंडर फिटेड विद मूवेबल पिस्टन, सिलेंडर के अंदर जो कुछ है वो सिस्टम है, सिलेंडर की दीवारें बाउंड्री है और इसके बाहर आपका एनवायरनमेंट है। और ये चीज आई थिंक केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ रखी है जी, बिल्कुल। वो जहाँ पे एंथैल्पी वगैरह का जिक्र है, हेसिस लॉ है, फर्स्ट ईयर में कोई चैप्टर है आप लोगों का केमिस्ट्री में, तो वहाँ पे ये बातें हम लोग अपने ज़माने में तो पढ़ के आए थे। हम होप्स हो कि आपके ज़माने में भी चीज़ें मौजूद होंगी अभी भी, वो चीज़ें सारी। तो ये 3 सिंबल, अलबत्ता डब्ल्यू का जो सिंबल है ना वो थोड़ा सा रेफरेंस के लिहाज से केमिस्ट्री और फिजिक्स में डिफरेंट है। यहाँ फिजिक्स में जो है वो यही है, यही याद करना है, इसको कंफ्यूज ना कर देना केमिस्ट्री के साथ। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम खुद काम कर रहा होगा तो पॉजिटिव लेंगे वर्क डन,
और जब आप सिस्टम को यानी कंप्रेस करोगे ऊपर से प्रेशर देकर तो नेगेटिव लोगे। अब यहाँ से आपके न्यूमेरिकल बड़े आराम से हो जाएंगे। आपको जो भी वो डाटा देगा आपने सिर्फ ये देखना है कि इसका साइन क्या है। अब देखो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी एक सिस्टम है, उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वर्क डन हुआ है वो 200 जॉल बढ़ गई और उसने 100 जॉल वर्क डन किया था, तो सीधी सी बात है मुझे मैंने कितनी हीट दी, 200 एनर्जी बढ़ी है, 100 जॉल उसने वर्क डन किया है, तो 300 एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ी। तो क्यू कहां से 300 है। अब एक होता है कि एक सिस्टम में से ने वर्क डन किया है या उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हो गई है। ठीक है, मतलब क्या है, -200 इसके ऊपर आपने इसके आपकी एनर्जी डिक्रीज हुई है और आप कहते हो कि जी इसने वर्क डन किया है 100। अब ये दो अलग अलग काम हो रहे हैं और आपकी भी इसका मतलब है एनर्जी कितनी जा रही है, -100 आ गया। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका जो सिस्टम में से 100 जॉल एनर्जी रिलीज हो रही है, 100 जॉल एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट एनर्जी बाहर जा रही है, तभी ये चीज नेगेटिव आएगी डेल्टा यू। इस तरह का भी कोई एमसीक्यू बन सकता है, बनाने को कुछ भी बना लिया जाए, सिर्फ आपने बेसिक कॉन्सेप्ट जहन में रखना है बेटा कि ये Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, बस ये फॉर्मूला है। आगे आपको जो भी डाटा में वैल्यू दी जाएगी उसके मुताबिक आपने इसको हल कर लेना। अब मसला कहाँ आता है, इसकी एप्लीकेशन की तो हम चलने लगे हैं। एक इसकी एप्लीकेशन आती है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस, उसको हम पहले देखते हैं। आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट करते हो इसका मतलब है यू, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो ऊपर फॉर्मूला पड़ा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू। अच्छा, W के हवाले से भी याद रहना चाहिए, आपका वर्क डन का फॉर्मूला होता है P इंटू डेल्टा V। ये कैसे आया इसको भी जरा देख लेते हैं अगली बात करने से पहले। वर्क डन का फॉर्मूला फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेट्स सपोज आपके पास जो पिस्टन ऊपर बना हुआ है, ये पिस्टन यहाँ पे था, इसके ऊपर वर्क डन हुआ, ये पिस्टन यहाँ कहीं आ गया, इस दौरान इसने ये डेल्टा वाई फासला तय किया, तो डिस्प्लेसमेंट इसका डेल्टा वाई है, इस पे वर्क डन प्रेशर फोर्स जो लगी, प्रेशर वाली जो लगी वो प्रेशर वाली फोर्स होती है P इंटू एरिया के बराबर है। असल में प्रेशर का फॉर्मूला होता है ना फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू एरिया। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दें, अब एरिया और ये हाइट मिलके बना देगा वॉल्यूम और ये फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये हम बाद में जिक्र करेंगे, इसका कब जिक्र आएगा वो उस वक्त देखेंगे। अब ये डेल्टा यू अगर आप यहाँ पे 0 कर देते हो तो Q इज इक्वल टू डब्ल्यू आ गया। ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन, डेल्टा यू 0 लिखो तब भी आइसोथर्मल प्रोसेस है, Q बराबर है W लिखा हो तब भी आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशंस आ गई आपके पास। ये भी आपका एमसीक्यू हो गया एक। अगली चीज इसके अंदर दो इसके अंदर कैटेगरीज आ जाती हैं, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एक आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन या कंप्रेशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन करने के लिए आपको ये करना होता है, एक्सपेंशन की बात करते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये अगर हम करना चाहते हैं, वो जो मैंने अभी सिस्टम बनाया था जिसकी ये दीवारों को मैंने आइसोलेटेड किया था और पिस्टन को भी आइसोलेट किया था, इस सिस्टम को हम रख देते हैं एक हीट रेजर्वायर के ऊपर, यानी एक ऐसी बॉडी के ऊपर एक्सपेंशन में जो कि इसको हीट प्रोवाइड कर सकती है व्हेन एवर नेसेसरी, जो कंपनसेशन करेगी हीट एनर्जी की डिक्रीज की। भाई डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि इसके ऊपर रखा हुआ है जी, ऊपर ये वेट्स रखे हुए हैं फॉर एग्जांपल, इन वेट्स को मैं यहां से हटाता हूं तो मैं प्रेशर कम कर रहा हूं, प्रेशर कम करूंगा तो अंदर गैस एक्सपैंड करती है, वो वर्क डन करती है, गैस वर्क डन करेगी, गैस वर्क डन करेगी, पिस्टन को ऊपर को पुश कर देगी। ये वही है जब प्रेशर कुकर फटता है तो पिस्टन अच्छा खासा ऊपर पुश हो जाता है, छत से जा लगता है ना। अभी देखा हो तो कम से कम सुना जरूर होगा प्रेशर कुकर का फटने का। तो यहाँ पर देखो तो इस दौरान क्या होता है, जब ये इंटरनल एनर्जी वर्क डन करेगी तो क्या ये कम नहीं होगी, होगी, क्योंकि ये वर्क डन कर रही है। अब इसको चाहिए एनर्जी ताकि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जबकि यहां तो इंटरनल एनर्जी मुझे कम होती नजर आ रही है। तो उसके लिए ये जो रेजर्वायर है ना, रेजर्वायर हीट रेजर्वायर, ये यहां से कुछ एनर्जी अंदर एंटर करेगा, क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी।
ये सिस्टम में एनर्जी देगा। अब सिस्टम में एनर्जी जा रही है तो क्यू का साइन पॉजिटिव हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, डब्ल्यू का साइन पॉजिटिव हो गया। और इसके हीट देने की वजह से वो जितनी क्या नाम है आपकी इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल हुई है वो साथ साथ बैलेंस होती जाएगी, यानी कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी और सिस्टम पुश होकर ऊपर को चला भी जाएगा। ये बात हो गई। इसके बाद आ गया आइसोथर्मल कंप्रेशन की तरफ आ जाओ, इसी का रिवर्स होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसमें क्या होगा, इसमें आप जरा रिवर्स काम करोगे। ये आपका जी एक सिस्टम आ गया, इसको जरा थोड़ा सा मैं डार्क इसलिए कर रहा हूँ ये शो करने के लिए आइसोलेटेड पोर्शन है इसका, और ये आ गई इसकी बेस। अब यहाँ पे आप लगाओगे इसके साथ सिंक। अब इसके ऊपर आप वेट्स और डालोगे, वेट डालने की वजह से ऊपर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा तो वर्क डन ऊपर से होगा। जब वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो डब्ल्यू का साइन नेगेटिव हो गया जी, एक चीज। अब ये पिस्टन दब के नीचे आएगा, यहां गई, ये नीचे आएगा तो जितना इसका वर्क डन है वो बनेगा, इसकी इंटरनल एनर्जी में जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इंटरनल एनर्जी जितना जितना टेम्परेचर उसका बढ़ता जाएगा, हीट बढ़ती जाएगी, उसको साथ साथ रिजेक्ट करती जाएगी। तो खुद इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी और इस तरह से एनर्जी रिजेक्ट हो जाएगी। और क्योंकि हीट एनर्जी रिजेक्ट हो रही है तो ये क्यू भी नेगेटिव हो गया, तो ये इक्वेशन आ गई आइसोथर्मल कंप्रेशन की। तो यहां तक आपको बात क्लियर होनी चाहिए। साथ ही आप इसको जब पीवी डायग्राम या ग्राफ से शो करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस को, तो पीवी डायग्राम ये कर्व आती है जिसको आप पैराबोलिक बोलते हो, इसकी शक्ल पैराबोलिक है, इसका ग्राफ का नाम आइसोथर्म है, तो उसको नाम देंगे आइसोथर्म। और इसकी जो शेप है यानी ज्योमेट्रिकल शेप जो है मैथ के हवाले से वो बनता है पैराबोलिक। इस शेप को हम पैराबोला देते हैं, ये वही शेप बनती है थोड़ा जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन की बनती है, उसके पाथ की या ट्रेजेक्ट्री की। अच्छा जी, ये तो हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। अगली जो इसकी एप्लीकेशन हमारे पास है वो है एडियाबेटिक प्रोसेस। फिर दो और हैं, एक आइसोकोरिक है और एक आइसोबारिक प्रोसेस है, वो हम आखिर में देखते हैं। चार टोटल एप्लीकेशन है, दो आपके सिलेबस में पहले बता रहा हूं, उसके बाद जो सिलेबस में नहीं फिर वो हम डिस्कस करेंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस ये होता है कि सिस्टम चारों तरफ से आइसोलेट हो जाए, उसकी हीट एनर्जी जीरो हो जाए, यानी हीट ना सिस्टम में आए ना जाए। तो Q इज इक्वल टू जीरो लिखा हो तो एडियाबेटिक प्रोसेस की निशानी है। इसमें एक चीज नोट कर लो पहले ऊपर वाले में कि जो हमने अभी बात की आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर इसकी जो बॉयल्स लॉ यहाँ अप्लाई होता है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के हवाले से, इसको कहते हैं बॉयल्स लॉ। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन होता है, लेकिन यही लॉ जब एडियाबेटिक में आएंगे तो गैमा के साथ ये कांस्टेंट होता है, और गैमा आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम की ये रेशियो है। ठीक है जी, और इसकी जो वैल्यूज हैं डिफरेंट किस्म की मैंने पहले भी आपको पढ़ाई हुई है, थोड़ा सा इसको मैं अभी जिक्र कर दूंगा दोबारा भी। इसका टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी देर में ठहर कर, फिलहाल मैं ये एडियाबेटिक को जरा मुकम्मल कर लूँ। अब एडियाबेटिक में हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पे क्यू एनर्जी जीरो को होगी, यानी कि सिस्टम में एनर्जी ना तो आ रही है ना बाहर जा रही है, सिस्टम चारों तरफ से आइसोलेटेड है। एक थर्मोफ्लास्क इसकी बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल हो सकती है। थर्मोफ्लास्क में चारों तरफ से वो आइसोलेट हम उसे कर देते हैं। अब अगर मैं इक्वेशन Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W में मैं अगर Q को जीरो कर दूं तो Q जीरो हो जाएगा, तो इसकी दूसरी इक्वेशन ये आ गई MCQ के हवाले से, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इसकी आगे यहां से दो टाइप्स निकलती हैं। एक में होता है कि डेल्टा U को नेगेटिव पे ले जाते हैं और W को पॉजिटिव पे रखो, दूसरी में W को नेगेटिव पे ले जाओ और डेल्टा U को पॉजिटिव रखो। इस लिहाज से ये चीज बन गई एक्सपेंशन एडियाबेटिक ऑब्वियसली, ठीक है, और ये बन गया कंप्रेशन या कॉन्ट्रैक्शन। ऑब्वियसली एडियाबेटिक एक्सपेंशन एडियाबेटिक कंप्रेशन की इक्वेशंस आपके सामने है। होता यह है कि एक्सपेंशन के अंदर हमने सिस्टम को चूंकि चारों तरफ से किया होता है आइसोलेटेड, ये जी ये सिस्टम को आइसोलेट किया हुआ है चारों तरफ से। अब इसमें ना एनर्जी आ सकती है और यहाँ से पिस्टन भी इसका आइसोलेटेड है लेकिन मूवेबल है। अब जब मैं ऊपर से इसका प्रेशर डिक्रीज करूंगा ऑब्वियसली तो गैस एक्सपेंड करेगी, इट विल पुश द पिस्टन अपवर्ड, इसके नतीजे में वर्क डन होगा बाय द गैस। तो बाय द गैस हो रहा है या बाय द सिस्टम हो रहा है, W पॉजिटिव हो गया, बट ये जो वर्क डन है ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, इसलिए U नेगेटिव आएगा। ये एक और MCQ हो गया इसका। एक एक वर्ड जो मैं यहाँ एक एक लाइन जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आपको, ये MCQ है, ये याद रखिएगा।
अच्छा, ये हो गया। अब आ जाओ कंप्रेशन में क्या होगा। कंप्रेशन में हम इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे। ये हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर हम करेंगे जी ऊपर से वर्क डन। ठीक है जी, तो जब हम ऊपर से इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा देंगे, वर्क डन हो जाएगा। जब ऊपर से वर्क डन होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा। अब हमारा वर्क डन इसकी इंटरनल एनर्जी में शिफ्ट हो जाएगा, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। आपकी बुक में वो शॉर्ट क्वेश्चन है कि क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिसको आप हीट एनर्जी ना भी दो तब भी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाए, तो वो यही है, एडियाबेटिक कंप्रेशन या कॉन्ट्रैक्शन। इसमें आप वर्क डन करते हो तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है, उसका मतलब है टेम्परेचर भी बढ़ेगा इसके अंदर। जहां तक ग्राफ का ताल्लुक है, तो ये जो अगर आपका पीवी डायग्राम है और ये मैं कहता हूं जी मेरा आइसोथर्म है, तो अगर ये आइसोथर्म है तो ये जो जिसकी स्लोप ज्यादा है ये वाला, ये आपका कहलाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस स्टीपर प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, क्विक प्रोसेस है। ये कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है, फास्ट प्रोसेस, क्विक प्रोसेस। स्टीपर इसका ग्राफ होता है, ठीक है, यानी ज्यादा स्लोप होती है इसके ग्राफ की। ऑन द अदर साइड आपका जो आइसोथर्म है वो एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है, चाहे वो एक्सपेंशन है चाहे वो कॉन्ट्रैक्शन है। एडियाबेटिक की तो एक बड़ी बेहतरीन मिसाल है सडन ब्रस्ट ऑफ अ टायर। टायर एकदम से जब ब्रस्ट करता है एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, गैस बड़ी तेजी से रश आउट होती है, ठीक है, वो एक एग्जांपल है। सडन जो एक्सपेंशन जो होती है आपके पास, वो भी एडियाबेटिक प्रोसेस आती है। जॉल थॉमसन प्रोसेस ऑफ कूलिंग, जिसके जरिए कूलिंग की जाती है, केमिस्ट्री में शायद का कहीं जिक्र है आपके पास। इसके बाद ये हो गया। अब इसका जो इक्वेशन में ऊपर बता चुका हूँ, पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर आपके पास जो प्रोसेस आता है वो आता है जी आइसोबारिक प्रोसेस। इसमें पी कांस्टेंट होता है, यानी कि प्रेशर, और आइसोकोरिक इसमें वॉल्यूम क्या हो जाता है, कांस्टेंट। अब देखें, वॉल्यूम एक ही सूरत में कांस्टेंट होता है कि आप पिस्टन को अपनी जगह फिक्स कर दो, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो डेल्टा वी जीरो हो जाएगा इसका। डेल्टा वी जीरो, तो डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है पी इंटू डेल्टा वी, वो भी जीरो हो जाएगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन नहीं होता, डब्ल्यू जीरो होता है, या वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, या डेल्टा वी जीरो होता है, एक ही बात है। ये आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाएगा। और जब मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगा तो बनेगा Q इज इक्वल टू डेल्टा यू। इस केस में जितनी भी आपकी इंटरनल वो एनर्जी है वो Q के बराबर है। Q को V से शो करें तो ये एन सी वी डेल्टा टी बनती है, ठीक है जी। ये बात याद रखिएगा। जो आइसोबारिक प्रोसेस है उसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, उसमें आपकी इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन है इसी शेप में होती है। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ पीवी का ये आता है, बाकी दो ऊपर बता चुका हूं। अगर आप यहाँ ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आता है। अब इस लिहाज से आप याद रखिएगा, पीवी जो ग्राफ होता है इसका जो एरिया है वो वर्क डन को शो करता है। तो सबसे कम वर्क डन यानी जीरो वर्क डन आइसोकोरिक प्रोसेस में है, सबसे ज्यादा आइसोबारिक में है, उसके बाद आपके पास आइसोथर्म, और सबसे उसके बाद मजीद अगर आज बढ़ते हैं तो आपके पास पहले एडियाबेटिक और फिर आइसोथर्म, ये तरतीब होती है। सबसे ज्यादा वर्क डन का जब का शो करना ना, मैक्सिमम वर्क डन वो आइसोबारिक का ही है, मिनिमम किसका है वो आइसोकोरिक का है। ये दो जो आखिर में पढ़ाए हैं इनमें वर्क डन मैक्सिमम और मिनिमम है बिल तरतीब। और जहां तक बात है एडियाबेटिक का और आइसोथर्मल का, आइसोथर्मल का वर्क डन एडियाबेटिक से कुछ ज्यादा होता है, ठीक है जी। एडियाबेटिक कोई प्रोसेस है, उसमें वर्क डन कम होता है, एरिया भी उसमें कम होता है स्टीपर ज्यादा होने की वजह से। अब जरा आप आ जाएं थोड़ा सा मेन टेक्स्ट की तरफ, जो यहाँ पे हमारा लेक्चर नोट्स होते हैं जी। इसमें यह है कि आपके पास ये आइसोथर्मल प्रोसेस ये हमने डिस्कस कर लिया, इसका मैं बॉयजा लगता है इसका ग्राफ डिस्कस कर लिया। फिर एडियाबेटिक प्रोसेस भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ। आइसोकोरिक प्रोसेस भी डिस्कस हो गया, और ये फॉर्मूला एन सी वी डेल्टा टी ये इधर लिखा हुआ भी है इस जगह, ये वाला ये भी अभी डिस्कस करके आ गया आपके साथ में। और आइसोबारिक प्रोसेस भी कर दिया, उसकी डायग्राम भी। अब देखें यहाँ पर याद रखेगा, ये जो आपके पास एक इक्वेशन होती है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। अब ये आपके पास मोलर हीट कैपेसिटीज होती हैं। हीट कैपेसिटीज आपको पता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। तो ये हीट कैपेसिटी है, ये हीट कैपेसिटी है।
मैंने कोई मैस का जिक्र नहीं किया, लेकिन अगर मैं कहता कि जी ये 1 किलोग्राम का मैस है तो वो बन जाती है स्पेसिफिक हीट। ये फर्क ध्यान में रखना, हीट कैपेसिटी है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर में 1 डिग्री और 1 केल्विन बराबर होते हैं, आगे पीछे नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। चेंज इन टेम्परेचर में, यानी मेरे पास टेम्परेचर है मिसाल के तौर पर 273, अब 273 केल्विन मैं कहता हूं तो 0 डिग्री बोलूं या 273 केल्विन, बात एक ही है। इसको मैं डिग्री में 0 से 273 डिग्री तक ले गया टेम्परेचर को, तो डिफरेंस कितना आ गया, 273 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। इसी तरह केल्विन में मैं 273 केल्विन से लेकर जाता हूं टेम्परेचर को, वो 546 तक ले जाता हूं। अब 546 केल्विन हो, ठीक है, ये अलग टेम्परेचर है, डिग्री में ये 273 डिग्री बनता है। लेकिन जब मैं डिफरेंस लूंगा 546 और 273 केल्विन का, तब भी 273 केल्विन आएगा। अगर मैं 273 डिग्री और 0 डिग्री का डिफरेंस लूं तब भी वो 273 आएगा। कहने का मतलब ये है कि 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन चेंज इन टेम्परेचर के बराबर होता है। चेंज बराबर होता है एक्चुअल वैल्यू में 273 का फर्क होता है। ठीक है जी, तो ये बात याद रखनी चाहिए। फिर ये वर्क डन के फॉर्मूले का हमने जिक्र कर लिया, इसका प्रूफ कर लिया, और तीनों के ये जो एरिया का आपस में ताल्लुक है ये भी बात कर लिया। आपके पास ग्राफ आ सकते हैं पीवी डायग्राम की शक्ल में कि एरिया मालूम करें, तो आपने ग्राफ का एरिया मालूम करना है। अब दो तरह के एरिया आ सकते हैं, एक आपका पास यूं आ सकता है कि ये डायग्राम है और यूं शक्ल बनी हुई है, तो आपने सिर्फ इतने हिस्से का एरिया निकालना है जो भी वैल्यूज दी होंगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर उसके हिसाब से। और एक ग्राफ आता है सीधी लाइन आ गई, तो इस केस में ये सारा का सारा एरिया निकालना है ऊपर से नीचे तक, इसलिए इसका वर्क डन ज्यादा होता है। फिर मोलर स्पेसिफिक हीट के जो फॉर्मूला है उसमें कुछ मजीद फॉर्मूले आपने याद करने हैं, कुछ आप टेबल के हवाले से याद करेंगे। मोलर स्पेसिफिक हीट की मैं बात कर रहा था, अभी मैंने स्पेसिफिक हीट के हवाले से आपको बता दिया, हीट कैपेसिटी का बता दिया। तो मोलर क्या होगी, मोलर में सिर्फ एक काम करना है, वो जो हम मैस का जिक्र कर रहे थे ना 1 किलोग्राम स्पेसिफिक हीट में, उसको 1 मोल कर दो। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 केल्विन, बस इतना 1 मोल का जिक्र कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मोलर स्पेसिफिक हीट अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है वो Cp कहलाती है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे Cv कहलाती है। कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट वॉल्यूम से ज्यादा होती है। दो लॉजिक्स हैं, एक तो ये फॉर्मूला ये है Cp माइनस Cv का, ये फॉर्मूला बता रहा है हमें कि Cp ग्रेटर और Cv लेसर है। ठीक है, अच्छा यहां पर एक एमसीक्यू और बन जाता है आपका, वो है आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये आपको जुबानी आनी चाहिए, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। फिर एक और चीज आती है 1 जूल इज इक्वल टू 4.2 कैलोरी, 4.1 कैलोरी 4.2 जूल, 1 कैलोरी 4.2 जूल, ये आपको याद रहना चाहिए। एक तो ये भी ये चीजें आ जाती होती हैं, तो ये देख लेना, ये 1 कैलोरी 4.2 जूल ही है। ये जरा आप देख लीजिएगा, जहन में आ गई, मैंने बात कर दी। तो ये आपके 10th क्लास में कहीं होता था रिलेशन, ये यहाँ पे एमसीक्यू की शक्ल में कभी कभार आ जाता होता है। वो कभी कभी हमें न्यूमेरिकल देते हैं तो उसमें बजाय इसके कि जॉल में वैल्यू देने के कैलोरी में पकड़ा देते हैं, तो हमने उसको जॉल में शिफ्ट करना होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें वो कन्वर्जन यूनिट इसका आना चाहिए, थोड़ा सा आता होगा तो हम क्वाइट इजीली चीज़ों को कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट इसके अंदर आपके पास है इसमें एक और चीज भी नोट कर लें कि जो फॉर्मूले हैं वो एक तो फॉर्मूला आता है आपके पास Cp का और एक Cv का। Cv का मैं पीछे बताकर आया हूं आपको, दोबारा यहाँ लिख देता हूं, यहाँ पर लिख देते हैं डेल्टा U क्यू वी के बराबर, और ये NCV डेल्टा T होता है। ठीक है, जो डेल्टा आपके पास सिंपल QP होता है वो NCP डेल्टा T होता है। अच्छा यहाँ पे दूसरी लॉजिक रह गई, वो सुन लो कि जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट देते हो वो 100% चली जाती है इंटरनल एनर्जी में। ठीक है,
कोई वर्क डन नहीं होता। लेकिन जब आप कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट देते हो तो उसके दो काम होते हैं, एक तो वो तब्दीली लाता है इंटरनल एनर्जी में डेल्टा यू, और एक वो वर्क डन करता है, यानी वहां दो काम हो रहे होते हैं। इसलिए कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एनर्जी ज्यादा होती है वॉल्यूम की निस्बत। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास। फिर इसके बाद आपके पास इसमें ये फॉर्मूले वाला सारे तो हो गए हुए हैं। इनका जो जहां तक प्रूफ का ताल्लुक है तो आपके पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू अगर मैं करता हूँ, और सी पी माइनस सी वी का प्रूफ का दो चार स्टेप यहाँ कर लें अगर हम, तो 1 मोल की बात में नहीं कर रहा मैं, नंबर ऑफ मोल एन की बात करता हूँ। तो यहाँ जो फॉर्मूला आता है ये आता है कांस्टेंट प्रेशर से, इसका फॉर्मूला आता है कांस्टेंट वॉल्यूम से। ये आ जाता है आपके पास एन सी पी डेल्टा टी, ये आता है एन सी वी डेल्टा टी, और वर्क डन बनता है पी इंटू डेल्टा वी। और चूंकि पी वी इज इक्वल टू होता है एन आर टी जनरल गैस इक्वेशन, तो पी डेल्टा वी होता है एन आर डेल्टा टी, लिख देंगे इसकी जगह पे यहाँ एन आर डेल्टा टी। अगर आप यहाँ गौर से देखें तो एन और डेल्टा टी इसमें थ्रू आउट कॉमन निकल आता है और वो कैंसिल हो जाता है आपस में, बाकी बच जाता है सी पी इज इक्वल टू सी वी आर, और यहाँ से आ गया सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। एक फॉर्मूला आ गया गैमा इज इक्वल टू सी पी ओवर सी वी। ये दो फॉर्मूले आपस में मिला के आप मुख्तलिफ किस्म के सी पी और सी वी के रिलेशन निकाल सकते हैं आपस में। एक रिलेशन ये लिखा नजर आ रहा है सी पी का गैमा आर ओवर आर माइनस वन, अगर सी वी को इसमें से एलिमिनेट कर दिया जाए और सी पी को एलिमिनेट किया जाए तो दूसरा रिलेशन आपको यहाँ नजर आ रहा है। ये अगर आप याद कर लें तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा हो जाएगा। उससे ये होगा कि आपको बहुत सारे एमसीक्यू डायरेक्ट हल हो जाएंगे, वरना हल करके भी आप कर सकते हो, इतना बड़ा कोई हाई फाई रूल नहीं है मुश्किल सा। जैसा ये रिलेशन नजर आ रहा है यहाँ से मैं अगर सी पी का आंसर निकालता हूँ तो वो बनता है गैमा सी वी, सी पी में लगाओ जी गैमा सी वी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, कॉमन निकाल दो। अब आप देख लो कोई ज़्यादा लंबे स्टेप भी नहीं है, तो सी वी का जवाब आर होगा। अब ये ना कहना कि हाँ जी स्टेप नहीं है तो हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम वैसे ही कर लेते हैं, वहाँ बैठे बैठे कर लेंगे। याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर हो गए, ठीक है, लेकिन नहीं भी करते तो ओके। अब एक और चीज़ के अंदर है, ये गैमा की मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं जी, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीटॉमिक के हवाले से। इसमें याद रखिएगा मोनोटॉमिक के लिए 1.67, डायटॉमिक 1.4, पॉलीटॉमिक 1.29, और ये 5/3, 7/5 और 4/3। जहां तक अगर मैं इसी गैमा की वैल्यूज के हवाले से मोनोटॉमिक के लिए सी पी की वैल्यू और सी वी की वैल्यू निकालूं तो इनका जो फॉर्मूला आता है ना वो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, 5/2r, और ये बनता है जी 3/2r मोनोटॉमिक के लिए। इसका होता है जी 7/2r, और यहाँ होता है 5/2r। ये फॉर्मूला होता है 4r, और ये होता है 3r। ये मैंने सीपी और सीवी की वैल्यूज बता रहा हूँ। ये जरा एक टेबल है, ये भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, जरा आप देख लीजिए और इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट पकड़ लें ताकि आपको याद रहे थोड़ा सा। ये है जी टेबल आपके सामने, इसको जरा नोट कर लें। ये मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीटॉमिक और वो गैसेज जिनके मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं करते उनके लिए सीपी और सीवी की वैल्यूज नजर आ रही हैं। टेबल याद करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। जो सीपी और सीवी की जो दो वैल्यूज हैं उनको डिवाइड किया जाए तो गैमा यानी सीपी ओवर सीवी बन जाता है। तो वो जो आपको एक 3 वैल्यूज याद कराई गई हैं वहां से भी ये वैल्यू निकल आती हैं। मैंने जो पीछे टेबल बनाया ना वो मैंने कोई याद नहीं किया, वो मैं क्लियर बता रहा हूँ। मैंने सिर्फ गैमा की वैल्यूज देख के सीपी और सीवी की वैल्यू लिख दी। मुझे बस इतना पता है कि वो डिवाइडेड बाय 2 आता है मोनोटॉमिक में भी और डायटॉमिक में भी। बाकी वैल्यू क्या है, उधर 5/2 है, इधर 3/2 है, डिवाइड करेंगे 5/3, 2 कट गया, आर भी कट जाएगा। अब बात समझ आ गई कैसे याद करना है। इस तरह से आप चीज़ों को याद रख सकते हो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है ये, ठीक है। ये चीज़ें होप्स तो आप इसका उतार चुके होंगे, क्या नाम है, स्क्रीनशॉट। जरा थोड़ा सा अभी वापस आते हैं हम। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी वाला टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल, ये बातें तो हमने पढ़ ली हुई थी, ठीक है जी। बाकी पी वी इक्वल टू एन के टी का फॉर्मूला, और यहाँ पे के की वैल्यू 1.38 10⁻⁻23 जॉल पर केल्विन। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू जुबानी आनी आपको आनी चाहिए, जॉल पर केल्विन, ये आपको जरा आ जानी चाहिए, ठीक है, आ सकती है, आपको पता होना चाहिए इसका। बाकी तो इसके ये न्यूमेरिकल वगैरह हैं।
अब एक चीज है बिल्कुल एंड पर आके जो मैं अब आपको इसमें बताने लगा हूँ वो है जी हीट एनर्जी के हवाले से है। ये आपके सिलेबस में तो चीजें नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन आपको उनको पढ़ना जरूर है। तो ये ना कहते ना सीएसएस का काम है, सीएसएस का काम तो नहीं है खैर से, लेकिन है सीएसएस में टॉपिक मौजूद है, इसलिए आपको वहीं से करवाने लगा हूँ। इसमें 2-3 फॉर्मूले हैं इसके, तो वो आपने देखने हैं। ए लेवल की बुक्स में ये चीज़ें मौजूद हैं, हमारी बुक्स में मौजूद नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन करनी पड़ेंगी हमें। ये वही सारा वर्क डन वगैरह जो मैं आपको पढ़ा रहा था, वही चीज़ें हैं सारी इसमें। ये है जी आपके पास थोड़ा सा, और ये एक ये है जी कन्वेक्शन है, लेकिन उससे पहले मैंने कंडक्शन आपको कराना है, फिर रेडियल थर्मल कंडक्शन। ये है जी थर्मल कंडक्शन में जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाना है वो ये वाला फॉर्मूला है। 23.1 फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा सा मैं कर देता हूँ क्लियर नजर आ जाए जी। इस फॉर्मूले को जरा आप कर लें। H इज इक्वल टू, ये हीट एनर्जी है जो ट्रांसफर होती है, के ए डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, ये अगर आपके पास कोई कंडक्टर है सामने बना हुआ नजर आ रहा है, डेल्टा एक्स उसकी थिकनेस है, जिस डायरेक्शन में हीट जा रही है उस डायरेक्शन की थिकनेस है। एरिया है उसका ए, डेल्टा टी दोनों एंड के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस है जिसके डायरेक्शन में हीट एनर्जी फ्लो कर रही है, ठीक है। और के इसमें कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी, जिसे थर्मल कंडक्टिविटी भी कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। और उसका यूनिट ये लिखा हुआ है आपके सामने, नोट कर लें, वॉट पर मीटर पर केल्विन इसका यूनिट होता है। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। डेल्टा एक्स फिर बता रहा हूं थिकनेस है जिस डायरेक्शन में हीट मूव करेगी। तो थर्मल कंडक्शन किसे कहते हैं कि हीट का ट्रांसफर का वो मोड जिसमें मालिक्यूल मालिक्यूल से टकरा के हीट एनर्जी आगे शिफ्ट करता है। अब आगे आ जाओ, कन्वेक्शन में आ जाओ। कन्वेक्शन के अंदर ये, अच्छा थर्मल कंडक्शन के अंदर ये भी देख लें, जो थर्मल रेजिस्टेंस होती है वो एल ओवर के बराबर होती है। ये फॉर्मूला भी नोट कर लो, एल ओवर के बराबर होती है, ठीक है जी। थर्मल रेजिस्टेंस के कितना ज्यादा हीट गुजरेगी या नहीं गुजरेगी, ये उसका फॉर्मूला, ये भी नोट कर लो। फिर आगे आपके पास इसमें जो चीज आ जाती है वो आ जाती है कन्वेक्शन। ये जो आपके हवा या फिर लिक्विड्स के अंदर हीट का जो फ्लो है उसे कन्वेक्शन कहते हैं। आखिरी बात, 2 बातें फिर मैं क्लास फाइंड अप करता हूँ, आपकी अगली क्लास का टाइम हो चुका हुआ है। वो 2 बातें यही हैं कि जिस तरह आंधी तूफान आते हैं, ये कन्वेक्शन की बेहतरीन मिसाल है कि जिस इलाके में ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां की हवा गर्म होकर ऊपर चली जाती है। अब वहां खलासा पैदा हो जाता है, उसको फिलअप करने के लिए ठंडे इलाके की हवा उस तरफ आती है। जिस तरह चाय पकाते हो आप लोग या दूध उबालते हो, तो दरमियान से दूध या चाय जो भी है ऊपर आके साइडों से नीचे उतरता है, गर्म होके वो ठंडा पानी नीचे चला जाता है, गर्म पानी ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से जिसमें मैस शिफ्ट होती है सब्सटेंस की एक जगह से दूसरी जगह, तब वो हीट एनर्जी शिफ्ट करती है, उसे कन्वेक्शन कहते हैं। और रेडिएशन, रेडिएशन में रेस के जरिए हीट एनर्जी का पहुंचना, ये जिस तरह सन के जरिए आती है हम लोगों तक, तो रेस के जरिए हीट एनर्जी का हम लोगों तक पहुंचना रेडिएशन कहलाता है। लेकिन फिर भी सेकंड लॉ, फर्स्ट थर्ड लॉ को थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है, अगर इनसे मुताल्लिक़ कोई हमारा एमसीक्यू आया तो हम कर सकें। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जहां तक ताल्लुक है, ये एप्लीकेशन है, यानी ये हमें बताता है कि प्रैक्टिकली हम कैसे हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ जस्ट हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ये तो फर्स्ट लॉ है। अब सेकंड लॉ की 2 स्टेटमेंट्स हैं, एक हीट का जो नेचुरल फ्लो है उसके हवाले से और उसके रिवर्स फ्लो के हवाले से। तो जो इसकी जो पहली स्टेटमेंट है, जिसे हम आमतौर पर क्लासियस स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसके मुताबिक आप जब भी कोई हीट इंजन बनाते हो, अब यहां ये बात सुन लो, हीट इंजन एक डिवाइस है जो कि हीट के नेचुरल फ्लो पे बनती है कि जब हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो कर रही होती है, उस दौरान आप कोई सिस्टम या इंजन लगा के उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपका ये फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं हम हीट इंजन की, तो इसके अंदर
ये सेंटर में आपको इंजन नजर आ रहा है, ये वाला, ये वर्क डन है W, ये हाई टेम्परेचर बॉडी है, Q1 हीट है इसमें और T1 टेम्परेचर है इसका, और ये लो टेम्परेचर बॉडी है। तो W जो इसमें होता है वो Q1 माइनस Q2 या T1 माइनस T2 के बराबर होता है। और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो आउटपुट यानी वर्क डन और इनपुट Q1 की रेशो के बराबर होती है। और इसकी अगली फॉर्म 1 माइनस Q2 ओवर Q1 या 1 माइनस T2 ओवर T1 परसेंटेज में इंटू 100% साथ आएगा। ये जी एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन के फॉर्मूले। अब इसी के ऊपर आपकी सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है कि कोई भी हीट इंजन हीट लॉसेस से फ्री नहीं होता, यानी आपको हीट लॉस करनी पड़ती है, यानी सिंक लगाना ही पड़ता है इंजन के साथ। ये नहीं है कि आप सिंक के बगैर या हीट एनर्जी लॉस्ट किए बगैर आप कोई यूजफुल वर्क डन कर लो। 100% एफिशिएंट इंजन पॉसिबल नहीं है, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। इसकी जो दूसरी स्टेटमेंट है सेकंड लॉ की, वो ये कहती है कि आप एनर्जी को यूज किए बगैर हीट एनर्जी को लो टेम्परेचर से हाई की तरफ नहीं ले जा सकते। लो से हाई की तरफ हीट एनर्जी का फ्लो करवाने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, ये है हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की सेकेंड स्टेटमेंट। ये आपकी बुक्स पे नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसे केल्विन स्टेटमेंट कहते हैं। एक हमारी क्लासियस स्टेटमेंट आ गई और एक केल्विन आ गई। अब थर्ड लॉ क्या होता है? थर्ड लॉ इसी सेकेंड लॉ से निकलता है। देखो, एफिशिएंसी है 1 माइनस T2 ओवर T1 100%। अब यहाँ T2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं हो सकता। ये थर्ड लॉ है। इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव 0 केल्विन टेम्परेचर इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस को बार बार साइकिल करने के बावजूद आप 0 केल्विन तक नहीं जा सकते। इसी को हम कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, एक चीज है कि जो इंजन हम पढ़ रहे थे तो हमारे पास एक आता है कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन असल में सऊदी कार्नोट ने डिजाइन किया था। प्रोसेस है कार्नोट साइकिल, 4 प्रोसेसेस का साइकिल है कि अगर कोई इंजन इस प्रोसेस के ऊपर डिजाइन किया जाए तो उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम पॉसिबल तो हो सकती है, 100% नहीं हो सकती भाई, 100% नहीं होगी। 100% आइडियल इंजन है और वो पॉसिबल भी नहीं है। ये थर्ड लॉ भी यही कहता है। तो आपका जो कार्नोट इंजन है या साइकिल है, इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। पहला आपका इसमें प्रोसेस होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, और लास्ट वन इसके अंदर होता है दोबारा से जब एडियाबैटिक कंप्रेशन। इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट एनर्जी एंटर होती है और यहां लीव करती है। तो दोनों का डिफरेंस ऑब्वियसली वर्क डन होगा और इनकी जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला वही है जो हीट इंजन में हमने पढ़ा हुआ है। इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम पॉसिबल है और ये फ्री फ्रॉम ऑल फ्रिक्शनल लॉसेस होता है। अब आ जाए जरा अपने टेस्ट की तरफ। इसमें अब आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 86 है। ये मैं जरा हाईलाइटेड खत्म कर रहा हूँ। 3 ग्राफ बने हुए हैं। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब ये हमने कल ग्राफ पढ़े थे कुछ 4-5 किस्म के। अब वो जो ग्राफ पढ़े थे उनमें से हमने बताना है कि आपके पास ये जो प्रोसेसेस यहाँ शो किए गए हैं, गौर से देखें, वहां पे उन्होंने शो किया हुआ है 1 2 3 4। यानी अगर आपके पास
ये 4 को आप देखें, जो हॉरिजॉन्टल है ये वाला, इसको मैं अगर हाईलाइट करता हूँ ग्रीन कलर से, ये वाला जिसमें नंबर 4 की बात हो रही है, हाईलाइटिंग ज़रा बड़ी है, छोटी कर देता हूँ, ये वाली, ये प्रोसेस तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक है, ये हमने बात की थी। और ये जो नजर आ रहा है इसके परपेंडिकुलर दिस वन, प्रोसेस नंबर 1, ये आइसोकोरिक को शो कर रहा है, और बाकी इनमें आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेसेस हैं, ये दो तो बड़े वाजे नजर आ रहे हैं, 1 और 4। अब आपने यहाँ बताना है, मैचिंग करनी है कॉलम्स की, कि आगे हुआ पी क्यू आर एस, इन्होंने प्रोसेस के नाम दिए हुए हैं, ए बी सी डी प्रोसेस का नाम है। तो जब आप इनकी आपस में करोगे, प्रोसेस नंबर 1 तो हमें नजर आया, चूंकि ऊपर से ये सीधा ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, ये कोरिक का प्रोसेस होता है, तो पी को मिलना चाहिए सी के साथ। अब पी सी के साथ यहाँ पे दो जगह मिल रहा है, अल्फा और बीटा में, तो प्रोसेस 2 चेक करना पड़ेगा तरतीब से। प्रोसेस नंबर 2 जो हमारे पास है, ये आपके पास क्योंकि ज्यादा स्टीपर है, तो इट मीन्स ये शो कर रहा है आपके एडियाबेटिक प्रोसेस को। 3 जो है आइसोथर्म को शो कर रहा है, और 4th हम बात कर चुके हैं, ये कर रहा है आपका आइसोबारिक प्रोसेस, यानी जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो इसमें जो आखिरी वाला है ना, एस, 4th के लिए जो शो किया जा रहा है, वो आइसोबारिक, यानी कि एस को बी के साथ मिला होना चाहिए। तो हम पहला और आखिरी चेक करते हैं, तो अल्फा पहले और आखिरी में बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ऑब्वियसली अगर ये फिट बैठ रहा है तो अल्फा हमारा आंसर है इसमें। और बाकी भी इसी तरतीब को फॉलो कर रहे हैं, क्यू ए के साथ जा रहा है, एडियाबेटिक है मैं बता चुका हूँ, और जो आर है वो मैं बता चुका हूँ आपको, आइसोथर्मल है, तो उसी तरतीब से वो डी की तरफ जा रहा है। 87 में कह रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। ये इंटरनल एनर्जी की प्रॉपर्टी है, कल बात हो रही थी, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, क्लोज पाथ पे 0 होती है, और इसका जो सिमिलैरिटी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से होती है, स्टेट वेरिएबल है, ये प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, हीट बढ़ती है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, और तमाम एनर्जीज का सम है। ये इसकी प्रॉपर्टीज हमने कल डिस्कस की थी। अब आप आ जाए 88 के ऊपर। 88 में कह रहा है कि एक सिस्टम है टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट सी। अब ये एक रेक्टेंगल सी बनी नजर आ रही है, जिसके दो पाथ नजर आ रहे हैं, एक बी के थ्रू जा रहा है और एक डी के थ्रू जा रहा है। एक को मैंने रेड कलर की लाइन से शो किया हुआ है, एक को ग्रीन कलर से शो किया हुआ है, नजर आ रहा होगा आपको। सवाल पढ़ते हैं आगे। इंटरनल एनर्जी यू ए पॉइंट पर 10 जॉल थी, ठीक है जी। पाथ ए डी सी, ऊपर वाला रेड कलर वाला जो मैंने डायग्राम में रेड कलर से शो किया हुआ है, दिस वन, इसकी बात हो रही है। अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब Q1 है 50 जॉल, और इस दौरान वर्क डन हुआ 20 जॉल। वेयर एज दूसरा जो पाथ है ABC, जो ग्रीन कलर से शो किया हुआ है, इसमें हीट एब्सॉर्ब Q2 है 36 जॉल, और अमाउंट ऑफ वर्क डन इस पाथ के अलोंग आप लोगों ने बताना है। अब सीधी सी बात है, ये जो आपका जो प्रोसेस है, दो पाथ इसमें आए हुए हैं आपके पास। अगर आप पहले पाथ जो अच्छा, इन दोनों में एक चीज है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होगा, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। अभी ऊपर ऊपर हमने देखा, प्रॉपर्टी में भी देखा था। तो पहले तो मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू चाहिए, जैसे ही वो आएगा तो मैं अगले पाथ का वर्क डन निकाल लूंगा। तो उसके लिए मैंने सिर्फ ये करना है कि ये लॉ अप्लाई करना है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स 1 पाथ के ऊपर। जो डाटा गिवन है ये 20 और 50 वाला, इसको सॉल्व करेंगे, 30 आंसर आ गया। इस 30 को मैं यहां पुटअप करूंगा इस जगह, क्योंकि यहां मुझे हीट गिवन है 36, तो 36 में से 30 जाएगा तो 6 वर्क डन आ रहा है, जो डेल्टा में आपको नजर आ रहा होगा, टिक हुआ है, ठीक है। तो डेल्टा आंसर है 88 का। 89, internal energy change in a system that has absorbed 2 kilocalorie
ये कल आपको मैंने बताया भी था कि 1 कैलोरी 4.2 जॉल, तो 2 किलो आ गया। तो आप 2000 को 4.2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपके पास आएगी यहाँ हीट एनर्जी, जो कि आमतौर पे यहाँ पे 2000 जॉल के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रही होगी। 2000 को मल्टीप्लाई करना है 4.2 से, तो 8400, ये वाला आपका आंसर आएगा, दिस वन, क्यू का। अब वर्क डन उसने दिया हुआ 500 जॉल, और हमसे कहा क्या यह रहा है कि आप लोगों ने इंटरनल एनर्जी चेंज मालूम करना है, जिसकी हीट 2000 किलो 2000 कैलोरी या 2000 इंटू 4.2 8400 जॉल बनेगी। अब 84 में से 500 आप माइनस कर दें, बस 79 आंसर है। तो योर आंसर इज बीटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 110 जॉल हीट ऐड की आपने, ये डेल्टा क्यू आ गया गैसियस सिस्टम में, जिसकी इंटरनल एनर्जी 40 थी। अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन बता दें। तो ये आपने बताना है, सीधा 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 ये फॉर्मूला आपके पास, डेल्टा क्यू 110 है, डेल्टा यू 40 है, 110 में से 40 माइनस कीजिए, 70 जॉल इज योर आंसर। फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन। उसके बाद आप आगे आ जाए 91 के ऊपर। फर्स्ट लॉ कॉन्सिक्वेंस है किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कल डिस्कस हुआ था। अब आ जाए 92 के ऊपर। 92 थोड़ा सा आपके लिए लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी नहीं है। आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, ए से बी पाथ नजर आ रहा है, बाकी जो है वो तो डॉटेड लाइनें हैं, ताकि आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यूज मालूम कर सकें। तो ये ट्राइंगल सी बन जाती है। अगर आप इसके वर्कडन की बात करोगे तो वर्कडन, अभी मैं सवाल नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ आपको डायग्राम देके बता रहा हूँ। तो वो इस पूरा जो ट्राइंगल और ट्राइंगल के नीचे छोटी सी जो रेक्टेंगल है, इनका जो एरिया होगा ना, वो वर्क डन होगा। ये हम कल बात हमने की थी। ये वाला हिस्सा भी करना पड़ेगा और ऊपर ट्राइंगल वाला हिस्सा भी करना पड़ेगा। लेकिन सवाल क्या कर रहा है वो, कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल डाई एटॉमिक गैस की बात हो रही है। अब डाई एटॉमिक गैस के लिए गैमा का आंसर 3/5, ये हम लोगों ने उसमें पढ़ा था। जो टेबल सा मैंने आपको एक कहा था कि इसको आप नोट कर लें या उसका स्क्रीनशॉट डाल लें, उसमें ये वैल्यू लिखी हुई है, तो वो आपको टेबल याद करना ही है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे डायटोमिक गैस है, तो गैमा 3/5 आ गया। एक बात ये तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, मैं आपको जरा हाईलाइट कर देता हूँ, ये लिखा हुआ है गैमा 3/5, ठीक है। और सीपी और सीवी के फॉर्मूले भी हमने पढ़े हुए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है वो ट्रांजिशन होती है पॉइंट ए से बी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इज, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। अब डेल्टा यू का जो फॉर्मूला है वो आपके पास दिस वन, सी वी डेल्टा टी, क्यों 1 मोल है, 1 मोल के लिए एन तो खत्म हो जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी फॉर्मूला होता है। अब चेंज इन टेम्परेचर ये हमने निकालना है, तो पीवी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन आर टी, या खाली आर टी हो जाएगा, और टी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा पी वी ओवर आर, आर एक कांस्टेंट है। अब इस फॉर्मूले में हमारे पास जो पी और वी का प्रोडक्ट है, ये असल में चेंज को शो कर रहा होता है, ठीक है। तो हम जब डेल्टा टी की बात करेंगे तो ये बनेगा P2V2 माइनस P1V1 ओवर आर। और ये P2V2 की जो वैल्यूज हैं, ये जरा थोड़ा सा गौर करें। ये आपके पास P2 की वैल्यू लिखी है 5 और ये P1 की वैल्यू लिखी है 2 किलो पास्कल में, और ये आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू लिखी है 1 और दूसरी वैल्यू ये लिखी हुई है। तो आप ये वैल्यूज यहां पे पुटअप करके सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब देखो, ये फॉर्मूला हमने यहां पुटअप किया, उसके बाद CV की वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे बात बच्चे सवाल कर लेते हैं, आपने अभी तक किया नहीं है, कि हम ये CV क्यों यूज कर रहे हैं, हम CP भी तो कर सकते हैं। नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपको याद होगा, आप अपनी किताब में CP माइनस CV
इज इक्वल टू आर का फॉर्मूला प्रूव करते हो, बल्कि मैंने भी कल ये करवा रहा था, मुख्तसरन आपको करवाया था, तो उसमें मैंने बताया था डेल्टा यू की वैल्यू कब आती, जब आप हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेते हैं, और डेल्टा यू फॉर कांस्टेंट प्रेशर के लिए दोनों की वैल्यू सेम होती है डेल्टा यू की। अभी इस तरह के सवाल ऊपर भी किया हमने, जिसमें डेल्टा यू मालूम करके हमने भी वर्क डन निकाला है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का आंसर के लिए सी वी ही चाहिए होगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और वो फिर हमारे पास आर ओवर गैमा माइनस वन, कल ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, आर आर कैंसिल होगा, बाकी चीजें आपके बाद टेबल में लिखी हुई हैं। गैमा आप 3/5 यूज कर लोगे, और P2 V2 P1 V1 सामने वैल्यूज गिवन है, उनको आप सॉल्व करें, हल करें, तो आपके पास डेल्टा यू का आंसर 40/-2 या -20। मैंने डिटेल में इससे डिस्कस कर दिया कि इस तरह के सवाल बहुत दफा नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको आने चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला सवाल आपका फॉर्मूला है सीपी और सीवी डिनोट द स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास। गौर से सुन लो, पर यूनिट मास की बात हो रही है, मोल की बात नहीं हो रही। ठीक है, ये पर यूनिट मास चल रहा है ऑफ एन आइडियल गैस जिसका मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल एम है। तो यहां पर आप फॉर्मूले में जब आप हल करोगे इसको, तो बीटा इसका आंसर बनेगा आर ओवर एम। जो आर की वैल्यू होती है, हम पर मोल के हिसाब से चलते हैं ना इसमें, पर मोल तो है नहीं, पर मैस है तो पर मैस ही चलेगा आर के अंदर। वो जो 40 आंसर है वो नहीं हो सकता, वो पर मोल का आंसर है। अब यहाँ पर मोल है ही नहीं, पर यूनिट मैस है, इसलिए बीटा का आंसर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट इसमें आ गया 94। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस रिक्वायर 207 joule heat to raise the temperature by 10 Kelvin when heated at constant pressure। अब कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है, तो NCP डेल्टा टी, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। अब डेल्टा टी 10 है और N इसके हमारे पास 1 मोल है, वो 1 कर देंगे, हीट 207 है, तो यहां पर जब 207 को हम 10 पर डिवाइड करेंगे तो ये सीपी का आंसर 20.7 आ गया। एक चीज, इफ द सेम गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वहां फॉर्मूला लगता है CV डेल्टा टी। ठीक है जी, और सेम टेम्परेचर चेंज है, तो हीट रिक्वायर्ड अब मालूम करनी है डेल्टा क्यू इस केस में। अब आप देखें आपके पास सीपी आ गया हुआ है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो आर की वैल्यू 8.314 होती है, खाली 8.3 हम यूज कर रहे हैं आसानी के लिए, ये 20.7 12.4 CV आ गया। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा टी से, तो 124। डेल्टा इज योर चॉइस। सिंपल हो गया ये भी। यहां भी कम से कम 1 2 3 फॉर्मूले यूज करने पड़े हैं आपको, और ये तीनों आपने पढ़ रखे हैं। 95, दो सिलेंडर है ए एंड बी, इक्वल कैपेसिटी के, कनेक्ट किए गए ईच अदर से एक स्टॉप कॉक के जरिए। आ कंटेन एन आइडियल गैस at standard temperature and pressure, or B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. अब ये देख लो, पूरा सिस्टम इंसुलेट कर दिया, ना हीट आ सकती ना जा सकती, और सडनली ओपन किया गया स्टॉप को, सडन एक्सपेंशन। वेस्ट टारने से सडनली हवा निकलती है, एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ये भी एडियाबैटिक प्रोसेस है। 40 आंसर है। 96, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हीट इज नाइदर एब्सॉर्ब नॉर रिलीज, ये एडियाबैटिक है, अभी बात कर रहे थे। 97, व्हाट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एरिया अंडर पीवी डायग्राम, वर्क डन, ये वर्क डन है। उसके बाद 98,
ग्राफ बना हुआ है, ए बी सी डी, पूरा एक स्केल टाइप शक्ल बनी हुई है। वाई एक्सिस के ऊपर प्रेशर की दो वैल्यूज नजर आ रही हैं, 4P 8P, और नीचे 2V 6V। अब आपको चाहिए इसके अंदर वर्क डन, इसका एरिया चाहिए आपको, ये वाला एरिया पूरा निकालना है, जिसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। अब ये एरिया निकालने के लिए वो जो आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं उसमें आप 8 में से 4 निकालें तो डिफरेंस आ गया 4P का वाई एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर, और इधर भी 4V आ गया, 4 4 16 PV। ये डेल्टा वाला आंसर। स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस एट कॉन्स्ट एट फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 केल्विन ऑफ 1 किलोग्राम मैस। अब ये है आइसोथर्मल, इसमें आप जितनी भी हीट देते जाओ वो निकलती जाएगी वर्क डन में, लेकिन वो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करेगी। इसका मतलब ये होगा इन्फिनिट अमाउंट ऑफ हीट भी दे दोगे तो टेम्परेचर तब्दील नहीं हो रहा आइसोथर्मल प्रोसेस की वजह से। ठीक है, तो इसका मतलब आगे स्पेसिफिक हीट हो जाएगी अनडिफाइंड। एक और चीज, C इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है ये डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। ठीक है, क्योंकि मैस 1 किलोग्राम होता है तो अब मैंने यूज नहीं किया। अब डेल्टा T टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से जीरो करोगे तो समथिंग ओवर जीरो अनडिफाइंड। मैथमेटिकली जो आप भी आता है अनडिफाइंड, लॉजिकली भी आता है अनडिफाइंड। बीटा आंसर है। तो मैंने दोनों एक्सप्लेनेशंस दे दी आपको ताकि आपके जहन में बात क्लियर हो। 100 है एक डायटोमिक गैस। अगर इसके अंदर प्रेशर की बात करते हैं तो इसमें तो जाहिर बात है जो प्रेशर है वो तमाम एनर्जीज की वजह से होगा, तो ऑल ऑफ दिस। वो जो आप टेम्परेचर की बात करते हैं वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। अब ये आपके पास 1 2 3 4 शेप्स हैं, हमने ये कल डिस्कस की थी। इसमें पूछ रहा है कि इंडिकेटर डायग्राम रिप्रेजेंटिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन। मैक्सिमम वर्क डन कहाँ है? मिनिमम तो ये डेल्टा में है, ये कल हमने पढ़ा था, और मैक्सिमम ये बीटा में है। अल्फा में आपको मैंने बताया भी था, अभी भी आप देख लो हाईलाइटिंग पोर्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस रेक्टेंगल के अंदर वाला पोर्शन होगा, जबकि बीटा में वो जो पैरेलल लाइन है उसके नीचे जितनी जगह है सारी की सारी शामिल होगी। तो ज्यादा वर्क डन बीटा में नजर आ रहा है और थोड़ा नजर आ रहा है डेल्टा में, सबसे कम। 40 आंसर है इसमें, 40 आंसर हो गया बीटा और डेल्टा ऑप्शन मिलाकर। ठीक है जी, इसको टिक कर दिया। 102 में अब आपके पास ये जो ग्राफ है ये उसके लिए है, कॉर्नोट साइकिल के लिए। इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। पहले जो 2 हैं बिल तरतीब आइसोथर्मल और एडियाबेटिक एक्सपेंशन हैं, और बाकी 2 इसी तरह से आइसोथर्मल और एडियाबेटिक कंप्रेशन या कॉन्ट्रैक्शन है। सवाल कर रहा है इन द प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ ऑफ एन आइडियल गैस cycle consisting of adiabatic and isothermal processes, आइसोथर्मल एक्सपेंशन कौन सी है? ए से बी वाला पोर्शन। इसको जरा मैं हाईलाइट कर देता हूं ग्रीन कलर से ताकि आपको नजर आ जाए स्क्रीन के ऊपर। ये वाला, ये है जी आगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो ये अल्फा है। 103 द सिस्टम which allows exchange of mass and heat and work, तो एनवायरमेंट के साथ ही ओपन सिस्टम होता है, इसे कहते हैं ओपन सिस्टम। क्लोज में ये मैस नहीं शिफ्ट होता, आइसोलेटेड में ना मैस ना हीट। मैकेनिकल कोई खास सिस्टम नहीं है, वो सिर्फ वर्क डन जो शिफ्ट कर रहा होता है उसे कहते हैं। इसके बाद है 104 the change in internal energy of a system is positive। ये आपके पास साइन कन्वेंशन है इंटरनल एनर्जी की। तो जब आपके पास डेल्टा यू पॉजिटिव तो हीट बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। डेल्टा यू नेगेटिव तो हीट कम हो रही है, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है।
और जब सिस्टम में हीट एंटर होती है तो Q पॉजिटिव, और हीट लीव कर रही हो सिस्टम को तो Q नेगेटिव, और W पॉजिटिव होता है जब सिस्टम वर्क डन करता है, और जब हम वर्क डन करते हैं यानी सिस्टम को कंप्रेस करते हैं तो W नेगेटिव होता है। तो यहां चूंकि सिर्फ सवाल है कि आपकी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो पॉजिटिव है, जाहिर बात है जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और टेम्परेचर कब इंक्रीज करता है, जब आप किसी सिस्टम को कंप्रेस करते हो तब भी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, बढ़ सकती है ना उसमें, एडियाबेटिक प्रोसेस में, एडियाबेटिक कंप्रेशन के अंदर। तो दो ऑप्शन हो गई इसकी, बीटा एंड चार्ली मिलाकर। तो ये 104 का डेल्टा आंसर है। 105 में वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये नेगेटिव होता है, अभी बात कर चुका हूं मैं, सारी इसकी ऑप्शन डिस्कस कर चुका हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैथमेटिकली अल्फा में लिखी हुई है। 107 में इफ अ सिस्टम अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक का मतलब है वो वापस आता है जब अपनी असल जगह पे, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, और जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है तो Q और W बराबर हो जाते हैं। तो इसका मतलब है आपका जवाब अल्फा भी सही है, चार्ली भी सही है, तो डेल्टा को टिक करेंगे। 108 हीटिंग वाटर इन अ क्लोज्ड वेसल, यानी वेसल में पानी, जैसे प्रेशर कुकर हो गया, आप पानी हीट करोगे उसमें, हम जारी बात है पिस्टन पे वर्क डन तो जीरो हो जाएगा, ठीक है जी। और क्लोज वेसल इज एन एग्जांपल ऑफ, और आपके पास एक और चीज है, अब देखो ये अब आप लग ऐसे रहा है कि ये आइसोकोरिक प्रोसेस भी है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो प्रेशर है वो भी कांस्टेंट होगा। तो ये आप आइसोबेरिक प्रोसेस को हम टिक करने जा रहे हैं। वजह क्या है, वजह भी सुन लो, क्योंकि इसमें बच्चे आमतौर पे कंफ्यूज होते हैं। लास्ट टाइम भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि सर जी ये तो क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है तो हमने बंद कर दिया तो इसका मतलब है इसका कोई वर्क डन नहीं हो रहा। अब देखो यहाँ पे ही तो ये मसला है, क्लोज का मतलब ये नहीं है कि पिस्टन फिक्स है, ये पॉइंट इसमें एक बच्चे मिस कर जाते हैं। क्लोज तो वो भी सिस्टम होता है जिसका पिस्टन मूवेबल होता है। अब मूवेबल पिस्टन का मतलब ये है कि वर्क डन तो होगा, सिस्टम क्लोज है, सिस्टम की हीट बाहर नहीं, सिस्टम का मैस बाहर नहीं जा रहा। तो क्लोज सिस्टम की डेफिनेशन अभी हमने ऊपर भी देख ली थी कि जिसमें मैस एक्सचेंज नहीं होता वो क्लोज सिस्टम है, और जिसमें मैस एक्सचेंज हो जाए वो ओपन होता है। अब यहां पर इसका मतलब है ज्यादा करीब 3 आंसर कांस्टेंट होता है। प्रेशर यहां बेटा कांस्टेंट लेंगे, आइसोबारिक हो गया। नेक्स्ट है 107 109 द प्रोसेस इन विच नो हीट, ये अभी हमने पढ़ा था, एंटर या लीव द सिस्टम, एडियाबेटिक। चार्ली आंसर है। 110 which one is not an example of adiabatic process? अभी अभी मैं बात कर रहा था, रैपिड स्केप आ गया एयर का, ब्रस्ट टायर एडियाबेटिक है, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एयर एडियाबेटिक है, क्लाउड फॉर्मेशन एडियाबेटिक है। चार्ली ऑप्शन में लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस, वाटर आइस में जा रहा है तो ये आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उस दौरान, ये आइसोथर्मल तो हो सकता है जब आपकी आइस फॉर्म हो रही होती है या आइस मेल्ट हो रही होती है ना, उस लेवल की बात हो रही है, ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है।
तो मेल्टिंग पॉइंट आइसोथर्मल तो हो सकता है, एडियाबेटिक नहीं होता, तो चार्ली आंसर है इसमें। उसके बाद 111 है जी आपके पास, अ सिस्टम अंडरगोज अ चेंज ऑफ स्टेट P1 V1 T1 से P2 V2 T2। अब कौन सी बात इनमें सही है, गौर से देखते जाओ। अगर टेम्परेचर बराबर है तो डेल्टा यू 0 होता है, सही कह रहा है अल्फा में। अगर T1 लेसर है T2 हायर है, ठीक है, नेक्स्ट टेम्परेचर जहां गए हैं इनके इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, पॉजिटिव साइन आ गया, सही है। अदरवाइज नेगेटिव आ गया, तो सारी बातें सही हैं। 111 पे 3 ग्राफ नजर आ रहे हैं। स्टेट लाइन ग्राफ नंबर 1 आइसोबारिक, सबसे ज्यादा वर्क डन। नंबर 2 जो कम स्टीपर है आइसोथर्मल, और नंबर 3 जो सबसे ज्यादा स्टीपर है एडियाबेटिक। ये एडियाबेटिक होगा जिसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं नीचे वाला। इसका वर्क डन सबसे कम, तो वर्क डन के लिहाज से अल्फा आंसर सबसे सही है। पीवी गैमा कांस्टेंट 113 में एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन है, थीटा आंसर। 114 specific heat of an ideal gas for an adiabatic process adiabatic हीट ना आ सकती ना जा सकती, 0 अल्फा आंसर है। 115 in which process the change in internal energy of system is 0, isothermal process में डेल्टा यू 0 होता है, चार्ली आंसर है ये वाला। 116 during which process change in internal energy of the system is equal to magnitude of work। देखो इंटरनल एनर्जी वर्क डन के बराबर आ जाए, यानी डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर है, ये तब होता है जब क्यू 0 होता है, एडियाबेटिक में ही होगा। 117 है जी, विच वन इज ट्रू फॉर इंटरनल एनर्जी के लिए, तमाम एनर्जी का सम है, सही है। स्टेट फंक्शन है, सही है। काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल है, ट्रांसलेशनल के, सही है। ऑल ऑफ दिस, ऑल आर करेक्ट, डेल्टा आंसर। 118 है, हीट एडेड टू अ सिस्टम इज टेकन पॉजिटिव। और 119 छोटा सा न्यूमेरिकल, 2500 जॉल हीट आपने सप्लाई की, यानी क्यू, सिस्टम ने 1000 जॉल वर्क डन कर दिया। अब आपने बताना है इसमें इंटरनल एनर्जी, तो Q इज इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस W। तो अगर आपने डेल्टा U निकालना है, W को जाके माइनस करें, ये ऊपर हुआ है 1000 निकालते हैं, 2500 में से 1500 आंसर है अल्फा। 120 में चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, एडियाबेटिक इज मोर स्टीपर, सही कहता है। आइसोथर्म स्टीपर गलत है। आइसोबारिक प्रोसेस तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल ग्राफ है, और एडियाबेटिक वर्टिकल आ जाता है। वो कहता है ये ज्यादा स्टीपर आइसोबार से होता है। इसके लिए मतलब हमारा जो स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी हुई है स्टीपनेस के हवाले से, वो आपका सिर्फ एडियाबेटिक है, बाकी तो स्ट्रेट या वर्टिकल लाइंस हैं। चलें जी।